Welcome to Panesia Tutor. In this video, we're gonna discuss about various methods of performance appraisal जो कि आपके HRM के यूनिट का टॉपिक है. परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेनली दो ही मेथड्स हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड्स और एक मॉडर्न मेथड्स. इन दिस वीडियो हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. लेकिन बिफोर डिस्कसिंग मेथड्स हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या है. अप्रेजल सिंपली मीन्स कि जब आप किसी की परफॉर्मेंस को या किसी भी पर्सनालिटी को जज करते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट करते हैं. तो एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, सो दैट अकॉर्डिंगली हम उनको रिव्यू दे सके, फीडबैक देख सके और ये देख सके कि कौन सा पर्सन जो है वो प्रमोशन के लिए डिजर्विंग है, किसको कितना इंसेंटिव प्रोवाइड करना है, किसको अपनी कम एफिशिएंसी के लिए हमें मोटिवेट करना है. तो इन सब चीजों के लिए आपका फ्रिक्वेंटली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो चलते रहना चाहिए. मींस आप टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करते रहो. अब अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का अप्रेजल या उसको जज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत कह लो कि पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स अडॉप्ट करती हैं, और दूसरे हैं मॉडर्न मेथड्स जो कुछ बिग कंपनीज ने अडॉप्ट करने स्टार्ट करे हैं. और इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स डिस्कस करेंगे. ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे पास आते हैं रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, ग्राफिक रेटिंग मेथड, चेकलिस्ट मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स्ड चॉइस, फील्ड रिव्यू, क्रिटिकल इंसिडेंट, कॉन्फिडेंशियल एंड ऐसे मेथड. इन सारे मेथड्स को हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट मेथड इज रैंकिंग मेथड. सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है ऑफ रैंकिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट. आप एम्प्लॉइज को किसी पर्टिकुलर ट्रेड के बेसिस पे एनालाइज करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हो और उनको रैंकिंग देते हो फ्रॉम 1 to 5, या जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबको उनकी पोजीशंस अलॉट करते हो. फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉइज को टारगेट दिया है कि उनको 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. अब जिसने मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं, अबव 10 प्रोड्यूस करे हैं, उसको हमने जो है रैंक 1 दे दिया. अगर किसी ने उससे थोड़े कम प्रोड्यूस किए उसको सेकंड रैंक पे रखा, किसी ने टारगेट अचीव ही नहीं करा है उसको हमने लास्ट रैंक दे दिया. तो ऐसे परफॉर्मेंस वाइज हम उनको रैंकिंग देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या जितनी भी पोजीशंस आप निकालना चाहते हो. जैसे हम स्कूल में क्लास में बच्चों के लिए निकालते हैं वैसे हम रैंकिंग करते हैं. तो सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड है उनकी परफॉर्मेंस को जज करने का. नेक्स्ट मेथड इज पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में आप एम्प्लॉइज की कंपैरिजन या परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हो 1 to 1 बेसिस पे. दैट मींस कि जितने भी एम्प्लॉइज इन्वॉल्व होंगे सबकी कंपैरिजन की जाएगी, पेयर में की जाएगी. फॉर एग्जांपल आपके पास 4 एम्प्लॉइज हैं, A, B, C, D. सबको एक साथ कंपेयर करने की बजाय आप एट ए टाइम जो है A की B के साथ, A की C के साथ, A की D के साथ करोगे, देन B की C के साथ, B की D के साथ, एंड देन लास्ट C की D के साथ. दैट मीन्स कि ये बेटर मेथड है जो हमने रैंकिंग में करा. बिकॉज स्ट्रेट रैंकिंग में क्या करते हो, आप सबके परफॉर्मेंस को एक साथ एक ही ट्रेड के बेसिस पे जज करते हो. लेकिन यहाँ पे आप हर एक एम्प्लॉय को 1 to 1 बेसिस पे एनालाइज कर रहे हो, पेयर में कंपैरिजन कर रहे हो. इस तरह से A की परफॉर्मेंस सबके साथ कंपेयर हो रही है लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे. एंड आफ्टर डूइंग ऑल द कंपैरिजंस हम एक फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग अपनी फाइनल रैंकिंग करेंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन करा है कि ये एम्प्लॉइज की रेटिंग है और ये यहाँ पे लिखे कि किसको किसके साथ कंपेयर किया गया है. तो A की जब कंपैरिजन की गई B के साथ तो A को रेट मिला प्लस, या कोई मार्क्स भी आप दे सकते हो. देन A की जब परफॉर्मेंस C के साथ कंपेयर गई तो माइनस उसको मिला. सो इस अकॉर्डिंग हमने अपनी जो भी कंपैरिजन करी हैं पेयर्स में उनकी जो है एक मैट्रिक्स बना ली, और जिसको सबसे ज्यादा कह लो कि कंपैरिजन में विनिंग पॉइंट्स मिले होंगे वो जो है फर्स्ट रैंक पे आ जाएगा. अब इसमें सबसे ज्यादा कह लो जो प्लस हैं वो C को मिले हैं, तो C जो है वो सबसे टॉप रैंक में आएगा और अकॉर्डिंगली बाकी की सबकी रैंकिंग हो जाएगी. सो पेयर्ड और स्ट्रेट में मेन डिफरेंस यही है. स्ट्रेट रैंकिंग में आप सबकी परफॉर्मेंस को एक ग्रुप में एक साथ एनालाइज करते हो, लेकिन पेयर्ड कंपैरिजन में एक ही ट्रेड को हम 1 to 1 बेसिस पे पेयर्स में एनालाइज करते हैं एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को. एंड कितने कंपैरिजंस करने हैं ये डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं. अगर मैंने बोला कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 हैं तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे. फॉर्मूला इज 10 minus 1 divided by 2. यानी कि 10 into 9 डिवाइडेड बाई 2, 45 कंपैरिजंस आपको करने पड़ेंगे अगर आप पेयर्ड में कंपैरिजन कर रहे हो। तो इसलिए इसका डीमेरिट ये है कि जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो ज्यादा होते हैं तभी हम लोग मेथड ये अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो लिमिटेड है,
यानी कि 5 to 10 है, तो तब तक ये मेथड जो है वो सूटेबल रहता है। नेक्स्ट मेथड इज ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड में आप उनको ग्रेड्स देते हो, जैसे हम स्कूल में स्टूडेंट्स को ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वैसे हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को ग्रेड्स देते हैं उनकी डिफरेंट स्किल्स को जज करके, ठीक है। जैसे कि हमने उनकी वेरियस ट्रेड्स की लिस्ट बना ली कि वो कितना पंक्चुअल है या कितना रेगुलर है या उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उन सब के बेसिस पे मैंने उसको ए ग्रेड दिया है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। और अगर वो एवरेज रहा है उसकी परफॉर्मेंस, वो टारगेट्स नहीं अचीव कर पाया है, तो उसको बी ग्रेड दे दिया कि वो बी ग्रेड या एवरेज, गुड या अबव एवरेज वाला ये रैंक हो सकता है। तो ग्रेडिंग में जो है हम लोग वर्ड्स यूज करेंगे बेसिकली, आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, नॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो इस तरह से हम अपनी अकॉर्डिंगली ग्रेड्स बना लेंगे और ग्रेड्स उनको अलॉट कर देंगे। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफिक रेटिंग स्केल, ठीक है। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है और ये मेथड का दूसरा नाम है लिकर्ट स्केल, जिसमें क्या करते हैं कि हम एक स्केल पहले बना लेते हैं। आप एक स्केल, जैसे कि आपने डिफरेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डिसाइड करे कि पुअर, अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, वेरी सेटिस्फैक्ट्री और आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इन स्केल को आपने नंबरिंग भी दी है, ठीक है। ये जो भी आपने ग्रेड्स देखे हैं उनको आप नंबरिंग दोगे, तभी इसका रेटिंग स्केल मेथड है। अदरवाइज सिर्फ ग्रेड बनाने हैं तो फिर ग्रेडिंग तो हमने पहले भी करा है। यहाँ पे आप जो है रेटिंग स्केल्स दोगे, 0 to 5 दे सकते हो, 1 to 9 दे सकते हो। आप कई बार जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आपसे वो फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप 1 to 10 में से कितने मार्क्स देते हो। तो वैसे हम एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को 1 to 10 या 1 to 5 में डिफरेंट मार्क्स देते हैं और डिफरेंट स्किल्स के लिए डिफरेंट मार्क्स अलॉट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, जिस पे एम्प्लॉय की हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है उसका नेम आ जाएगा, उसका कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका जॉब टाइटल क्या है, देन उसकी पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन कौन से स्किल्स आपने जज करनी है या कौन से स्किल्स के बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, आपने वो मेंशन कर लिया। और हर एक स्किल में आप उसको कितनी रेटिंग दोगे। अगर अटेंडेंस के केस में, यानी कि वो रेगुलर है या नहीं है, अगर वो बिल्कुल रेगुलर नहीं है तो आप उसको पुअर यानी कि 1 मार्क भी दे सकते हो। अगर वो एक्सीलेंट है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो आप उसको 5 मार्क्स दे दोगे। तो इस तरह से हम पहले अपनी रेटिंग स्केल खुद डिसाइड कर लेते हैं, स्किल्स पहले सेट कर लेते हैं एंड देन हर एक स्किल को रेटिंग के अकॉर्डिंगली हम लोग परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लिकर्ट स्केल आप अपनी सारी जो भी ग्रेड्स हैं उनको स्केलिंग कर लो, उनको डिफरेंट नंबर्स अलॉट कर लो और आप जो भी लिस्ट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जज करना चाहते हो वो लिस्ट प्रिपेयर कर लो और हर एक एम्प्लॉय को नंबरिंग देते रहो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। नेक्स्ट मेथड है चेकलिस्ट मेथड। ये भी बहुत सिंपल है। डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं हम लोग देते हैं इवैल्यूएटर को और एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे पूछा कि वो रेगुलर है या नहीं है, तो कोई नंबरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ चेकलिस्ट मेथड है। दैट मीन्स कि आपको येस और नो में आंसर देना है। अगर वो रेगुलर है तो येस, नहीं है तो नो। अगर वो पंक्चुअल है तो येस, नहीं है तो नो। कोई भी इन बिटवीन जो है या वेग फॉर्म में आंसर्स नहीं है, रेंजेस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको येस या नो बोलना है चेकलिस्ट मेथड में। और बहुत ही सिंपल तरीका है उनकी परफॉर्मेंस को जज करने का। नेक्स्ट मेथड है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड में इवैल्यूएटर को फोर्स किया जाता है कि उसको हर एक कैटेगरी में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को डालना ही डालना है। दैट मीन्स कि सारे के सारे एम्प्लॉइज भी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकते हैं, सारे के सारे एम्प्लॉइज भी एवरेज नहीं हो सकते हैं, उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहती है कि आपके 10% एम्प्लॉइज पुअर में डालने हैं, आपको 10% ही एक्सीलेंट में डालने हैं, 20% आपको बिलो एवरेज में रखना है, 20% आपको अबव एवरेज में और 40% मेजॉरिटी जो है वो आपको मिडल में रखनी है। दैट मीन्स कि अगर आपके 100 एम्प्लॉइज हैं तो उन 100 एम्प्लॉइज को इसी तरह से ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप उन 100 एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को एक ही लेवल पे नहीं देख सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 100 में से 80 के 80 एम्प्लॉइज जो है वो एवरेज है, 20 आउटस्टैंडिंग है। नहीं, आपको इसी तरह से ही अपने एम्प्लॉइज को रेटिंग देनी है सो दैट कि आपके 100 में से 10 बंदे पुअर वाले कैटेगरी में आए, 10 बंदे एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में आए। इसीलिए इसका नाम है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जहां पे हम लोग इवैल्यूएटर को फोर्स करते हैं कि उनको एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इसी तरह से ही कैटेगराइज करना है और जज करना है। नेक्स्ट है फोर्स्ड चॉइस मेथड।
यहाँ पे हम लोगों ने जो है नंबरिंग नहीं करनी है, यहाँ पे हम लोग ना उनको चॉइस देंगे, आउट ऑफ 5 ऑप्शंस आपको कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। हम जो 5 ऑप्शंस जो हैं वो भी आपको लिख के देंगे, काइंड ऑफ एमसीक्यू फॉर्म में होता है कि आपको उन चारों में से ही आंसर करना पड़ेगा। और जो 5 स्टेटमेंट्स हमने बनानी है उस 5 स्टेटमेंट्स में 2 जो हैं कह लो कि फेवर में होती हैं, ठीक है, और 2 जो है वो अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, और एक जो है वो न्यूट्रल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, कि ना ही फेवर में और ना ही अगेंस्ट जा रही है। दैट मीन्स कि अगर हम रेगुलरिटी चेक कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय की तो ऑलवेज रेगुलर, इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर डिले, तो ये हो गया पॉजिटिव या फेवर में डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये बोलें कि एम्प्लॉय जो है वो रेगुलर भी नहीं रहता है और एब्सेंट भी रहता है, यानी कि वो बताता भी नहीं है, रेगुलर भी नहीं है और हमेशा एब्सेंट रहता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कौन सी हो गई है, नेगेटिव वाले में। और एक टर्म है न्यूट्रल विच सेज कि एम्प्लॉय ना ही इतना इरेगुलर है ना ही वो रेगुलर है, तो आपको यानी कि इवैल्यूएटर को, जो भी उन एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज कर रहा है, उसको इन्हीं 5 ऑप्शंस में जो है आंसर देना पड़ेगा। ऐसे ही हम सारी ट्रेड्स के लिए 5 ऑप्शंस उनको दे देते हैं, यूजुअली इसी तरह के ऑप्शंस होते हैं और उन्हीं ऑप्शंस में से उनको आंसर करना पड़ता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्स चॉइस मेथड, बिकॉज उनको हम सिलेक्ट करके स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स देते हैं, उनको सिर्फ उसमें से चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फील्ड रिव्यू मेथड। यूजुअली जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं वो उनके सुपीरियर ही होते हैं। अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर फाइनेंस मैनेजर कर देगा, यानी कि फाइनेंस मैनेजर जो है वो मेरी परफॉर्मेंस को जज करेगा, उनसे जो अभी तक मैंने मेथड्स करे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन फील्ड रिव्यू में जो है थर्ड पर्सन, वो यूजुअली एचआर डिपार्टमेंट का होता है, वो पर्सन जो है वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेगा, लेकिन काम तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर रहा है एम्प्लॉय, तो उसके बारे में ज्यादा किसको पता होगा, फाइनेंस मैनेजर को। तो इसीलिए जो एचआर मैनेजर है वो उस फाइनेंस मैनेजर से क्वेश्चंस पूछेगा अबाउट दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, और उसके बारे में वो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बेसिस पे उनकी रैंकिंग या उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। दैट मीन्स कि फील्ड रिव्यू में जिस डिपार्टमेंट में आप हो उसके अलावा एनी अदर पर्सन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को जज करता है, यूजुअली वो एचआर डिपार्टमेंट का होता है, और वो एचआर डिपार्टमेंट वाला जितनी इंफॉर्मेशन जो है नेगेटिव पॉजिटिव जितनी भी चीजें हैं वो कलेक्ट कर सकता है, वो कलेक्ट करके आपकी परफॉर्मेंस को जज करता है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट मैथड इज क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड, जो आजकल काफी यूज होने लग गया है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो क्रिटिकल इंसिडेंट कहता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं ना उनका रिकॉर्ड रखो, उस रिकॉर्ड में आप ये देखो कि उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में एम्प्लॉइज कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज का ट्रैक रखो और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके गोडाउन में या आपकी फैक्ट्री में आग लगी है तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपके कौन से एम्प्लॉय ने कैसे परफॉर्म किया है, कौन कितना एक्टिव था, कौन जो है एंग्जाइटी नहीं शो कर रहा था, कौन जो है वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था। सो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के ट्रेड्स जो हैं वो आप अपने एम्प्लॉइज के ऑब्जर्व करो ड्यूरिंग दैट क्रिटिकल इंसिडेंट्स। अब ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं ये बहुत तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आज ऑफिस में बहुत बिजी डे था, ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप जो है बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप 30 मिनट्स की लंच ब्रेक को 1 आवर की लंच ब्रेक में लेके जा रहे हो और जो भी टारगेट्स हैं आज के लिए वो आपने अचीव नहीं करे हैं, तो ये भी आपके सुपीरियर के लिए एक क्रिटिकल इंसिडेंट हो सकता है जिसका ट्रैक वो रखेगा, और जब आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का टाइम आएगा तब वो उसको वहां पे रैंक करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरियस इंसिडेंट्स को रिव्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो हम रिव्यू करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय क्या उस टाइम पे कर रहा था, ठीक है, कितना उसने परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे, देन आउटकम्स डिटरमिन करेंगे और सोल्यूशन जो है वो इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले तो ये कि ये डिसाइड करना कि कौन सा मेथड जो है वो क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है फॉर कंसिडरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि यूजुअली हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव ट्रेड्स जो हैं वो ज्यादा देर तक रिटेन रहते हैं, पॉजिटिव चीजें जो हैं
है वो हम भूल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो पंक्चुअल हैं, टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक एम्प्लॉय जो है जो एवरी डे या किसी एक दिन 10-11 बजे आया है, लेट हो गया है, तो वो इंसिडेंट आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा, वो इंसिडेंट नेगेटिव ट्रेड जो है वो हाईलाइट हो जाएगी, और बाकी दिन जब वो रेगुलर आ रहा था या जो बाकी के एम्प्लॉयज रेगुलर आ रहे थे वो चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है इग्नोर हो जाती हैं इन दिस मैथड। तो इसीलिए इस मैथड को इतना अडॉप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव वाली चीजें हमारे सामने आती है, पॉजिटिव वाली ट्रेड्स जो है वो इतना ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट मैथड इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आप अपने एम्प्लॉयज की रिपोर्ट तैयार करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होती है जिसमें आप एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, उनकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर कैसी रही है वो सारा उनको लिख के दे देते हो। ये यूजुअली आपका जो इमीडिएट सुपीरियर होगा, यानी कि अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपके ऊपर वाला जो आपका बॉस है वो आपकी जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाएगा। और ये सिस्टम यूजुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है कि पूरे साल की आपकी परफॉर्मेंस का आपका रिपोर्ट कार्ड आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन इस मेथड में हम दूसरे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के बारे में ना जान पाते हैं, ना ही उनके साथ कंपेयर किया जाता है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, यानी कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही सिर्फ उस रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं, जिसको आगे प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि अगर बैंक में किसी ने 3 इयर्स तक काम किया है तो उसकी 3 इयर्स की रिपोर्ट देख के उसको आगे प्रमोशन मिल जाएगा, नो मैटर कि उसने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं या उसका बाकियों के साथ बिहेवियर कैसा है। जो लास्ट में फॉर फॉर्मेलिटी से उस रिपोर्ट में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रमोशन या ट्रांसफर जो है वो हो जाती है, क्योंकि बाकियों के साथ हमने कंपेयर नहीं किया है। लास्ट एंड इजीएस्ट मेथड इज की फ्री फॉर्म एसे मेथड, कि आप अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में ना पैराग्राफ लिख के बता देते हो। बट ये मेथड बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी उस इवैल्यूएटर के साथ कैसे बनती है। अगर बहुत अच्छी बन रही है तो वो बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखेगा, बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करेगा, और अगर नहीं अच्छी बनती है या उस इवैल्यूएटर की कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि दूसरे मेथड्स में तो इवैल्यूएटर को सिर्फ येस नो में या रैंकिंग करनी थी, नंबरिंग करनी थी, टिक मार्क करना था, लेकिन यहाँ पे उसको वर्ड्स, वोकैबुलरी, एडजेक्टिव्स ये सब यूज करने पड़ेंगे। तो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कितना अच्छा पैराग्राफ लिखा जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को कितने अच्छे से अप्रेज किया जा रहा है, जज किया जा रहा है। तो इसीलिए इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं, बिकॉज इसमें बायसनेस और सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्लूड है। So these were the traditional methods. In the next part हम modern methods जो है performance appraisal की डिस्कस करेंगे। Till then keep studying and keep smiling. Thank you.